Namaskar and welcome to yet another episode of Krishi Jagran presents Chai with Payal. As you know, कृषि जागरण में हम एग्रीकल्चर एंड एलीड इंडस्ट्रीज के लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, बट इस बार टीम ने कुछ डिफरेंट किया है। इन दिस शो चाय विद पायल हम एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं और उनकी जर्नी के थ्रू आप और हम रोज कुछ नया सीखते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ है एक बहुत स्पेशल जानी मानी हस्ती मिस्टर राहुल सुदान, जो अपनी इंडस्ट्री के सरगना है। तो राहुल सुदान जी के बारे में कुछ बता दूं आपको। वो एडिटर इन चीफ है डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन के। 24 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं अपने डोमेन में। जनरल सेक्रेटरी हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के। प्रिंसिपल ट्रेनर है DSTA के। कंसल्टेंट थ्रू पीपली बाइट इन्फोटेक। द लिस्ट कंटिन्यूज। तो सारी लिस्ट मैं पढ़ूंगी और आपको मिलाऊंगी, बट उससे पहले मैं राहुल जी का स्वागत करती हूँ। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं चाहूंगी आप कुछ शब्दों में अपने आप को लोगों से इंट्रोड्यूस कराएं। Thank you so much, Payal, for having me on your show. Congratulations, it's a terrific show. मैंने आपके पिछले सारे वीडियोस देखे। आपने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, और यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर एक शब्द में कहा जाए तो पिछले 25 सालों में सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहा, उससे जुड़े सारे काम किए हैं। बाकी काम जैसे कहते हैं कि आप काम करते रहें तो सब काम होते रहता है। जनरल सेक्रेटरी बने फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, जो हमारे लिए बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन है। अगर एक और बात करें एडिटर इन चीफ की, सो डायरेक्ट सेलिंग टुडे एक मैगजीन है जो इंडस्ट्री को कवर करती है। ये इंडस्ट्री की एक ट्रेड मैगजीन है, इंडस्ट्री के सभी पहलुओं को कवर करती है। और इसके अलावा छोटे छोटे और काम है इसी इंडस्ट्री के, बट ऑल थिंग्स सेड एंड डन, एवरीथिंग मूव्स अराउंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ओनली। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में तो हम बात करेंगे, बट उससे पहले एक छुपा हुआ राज हम खोलेंगे। हमने इनके बारे में जब पता किया तो ये पता चला ये खाने के बहुत शौकीन है, और सिर्फ खाने के शौकीन नहीं है, इनकी फैमिली खिलाने की शौकीन भी है। और हम सब जानते हैं कि खुशी का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। तो राहुल जी, हम सब जानना चाहेंगे आपकी फैमिली का जो इतना पुराना एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द फूड इंडस्ट्री, शुरुआत वहां से करते हैं। आई थिंक आई मे नॉट बी द करेक्ट पर्सन, क्योंकि ये मेरे दादाजी का विजन था और ये दादाजी की ही मेहनत है। दादाजी ने 1918 में जम्मू के एक बड़े छोटे से गांव है बुद्धि गांव, जहाँ पे ट्रेन भी नहीं आती थी, तो उन दिनों में ट्रेन पठानकोट तक जाती थी। तो ये कहा जाता है कि वहाँ से लेके आपको अगर कहीं अमृतसर तक आना है तो आपको पठानकोट आना है और आपको वहाँ से बस पकड़नी है। दादाजी ने वहाँ से काम शुरू किया। सो जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लाहौर, फिर पुरानी दिल्ली, फिर नई दिल्ली, ऐसी सभी जगहों पे हमारे दादाजी ने उनके बेटों के साथ, मेरे पिताजी, चाचा जी, सभी जॉइंट फैमिली ने सबने मिलकर काम किया। इंपॉर्टेंट थी उनकी सोच। करीबन आज से 70 साल पहले उन्होंने एक सोच रखी, सफाई, सच्चाई, पवित्रता। अब आप सोचेंगे तो ये 3 शब्द बहुत आज की जनरेशन को बड़े अजीब लगते हैं। मैं कहूँ तो मेरे बेटे को और उनके दोस्तों को ये शब्द बड़े अजीब लगते हैं कि किसी रेस्टोरेंट में की टैगलाइन सफाई, सच्चाई, पवित्रता कैसे हो सकती है। बट आई थिंक ये 3 शब्द हैं जो स्पेसिफाई करते हैं हमारी रेस्टोरेंट लाइन को, हमारे फूड देने के थॉट को, और हमारे परिवार में सब लोगों का एक एटीट्यूड है, इस थीम के अंदर जो भी दिया जा सके वो करेंगे। न्यू गुवाहाटी से नाम का रेस्टोरेंट है हमारा पटेल नगर में, और वहाँ पे हमारी पूरी जॉइंट फैमिली इकट्ठी है जो काम करती है। फादर इज़ अबाउट 80 years old, वो आज भी काम करते हैं। चाचा जी इज़ अबाउट 76, वो भी काम करते हैं। And that is the entire gamut. It's a complete vegetarian restaurant. No use of pyaj, lasan. So Punjabi veg restaurant without pyaj is something which people actually ask कि normally पंजाबियों का शौक होता है कि प्याज लहसुन सब होना चाहिए, पर वो सब नहीं है। एंड आप लोगों का कभी चांस लगे तो प्लीज आप जरूर आइएगा। राहुल जी, आपने हमारे मुंह में पानी ला दिया। अभी हमारे पास खाना तो नहीं है, बट चाय जरूर है। तो चाय की एक चुस्की लेते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगी, 25 साल से जो आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, आज से 25 साल पहले आपने जो इसकी शुरुआत की, वो सोच आपको कहाँ से आई? पायल जी, हमारी इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ना ये इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ चॉइस से नहीं होती, चांस से होती है, और यही शायद मेरे साथ भी था। इंजीनियरिंग करने के बाद MBA कर रहा था और इंग्लिश ऑनर्स कर चुका था, जॉब करता था। एक दिन किसी दोस्त ने ये अपॉर्चुनिटी दिखाई। उस दिन लगा कि शायद यही करने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए सब कुछ छोड़ के उसके पीछे लग गए। उनके बाद मुझे लगा कि लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में आपको
पर्पस होना चाहिए, कुछ बिजनेस आप प्रॉफिट के लिए करते हैं, कुछ चीज़ें पैशन के लिए करते हैं आप लोग। और इसमें मेरे को लोग कहते थे कि भाई एक काम पैसे के लिए करना है, एक शौक के लिए करना है, एक उद्देश्य के लिए करना है, एक जीवन के लिए करना है, एक संघर्ष के लिए करना है, एक परिवार के लिए करना है। तो जिनसे मिलो वो 8-10 ऑप्शन बताते थे और मुझे लगा मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है जिसमें सारी चीज़ें फिट बैठती हैं। इसलिए उस दिन के बाद कभी लगा ही नहीं कि काम किया। तो अगर मेरा पैशन था लोगों से मिलना, बात करना, उनके साथ चीज़ें शेयर करना, मिल के टीम बनाना, वो मिल गया। शुरुआत में तो एक ही सपना होता है कि पैसे कमाना है, नाम होना चाहिए, वो मिल गया। प्रॉफिट अपने आप आई जाता है। तो ये जब तीनों चीज़ें आपको किसी काम में मिल जाए, आपको काम नहीं लगता और वो नेचुरल प्रोग्रेशन होता रहता है। तो बस इन्हीं तीनों चीज़ों की वजह से इस इंडस्ट्री में आए और आज तक इसी इंडस्ट्री में आए। क्या बात है। राहुल जी की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा एक मूवी का डायलॉग याद आ गया। कहते हैं ना, घर ऐसा हो कि घर जाने का मन करे और काम ऐसा हो कि काम पे जाने का मन करे। तो राहुल जी, आपने जैसे कि कहा कि काम लगा ही नहीं कभी काम हो, और आज की जो पीढ़ी देख रही है, मैं उन सब युवाओं से ये बोलना चाहूँगी, अपने काम से इतना प्यार करो कि आपको ये कभी महसूस नहीं हो आप काम कर रहे हो। That is when you'll enjoy your work, and this is why on this show Chai with Payal by Krishi Jagran, we want you all to learn from all the entrepreneurs how they made it big in their life. तो राहुल जी, आगे बढ़ते हुए, आज की दुनिया में जब सारी दुनिया ऑनलाइन शॉपिंग करती है, आप लोग की इंडस्ट्री में जो डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेंड है, क्या ये ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से आपके ट्रेंड पे कुछ इफेक्ट होता है? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा पायल। इनफैक्ट ये बड़ा डिस्कशन है हमारी इंडस्ट्री में, और इंडिया में तो फिर भी कम डिस्कशन है, बट आप ग्लोबली देखेंगे, यूरोप में, यूएस में, जो ई कॉमर्स के मैच्योर मार्केट हैं आज के डेट में, वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, डिस्कशन का पॉइंट रहता है। देखिए, ई कॉमर्स की एक स्ट्रेंथ है जिसने लॉजिस्टिक सिस्टम इंडिया में स्ट्रॉन्ग कर दिया। यानी कि अगर एक कस्टमर को अगर किसी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट खरीदना है तो अब उसको सोचना नहीं पड़ता कि उसके घर पे सामान आएगा। डायरेक्ट सेलिंग इससे एक कदम ऊपर जाता है कि ये कौन समझाएगा कि ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब मुझे एक चीज़ पसंद आई और मैंने ऑनलाइन जाके खरीदना चाहता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन इसके बेनिफिट कौन समझाएगा? क्या मैं देख के समझ सकता हूँ या किसी का रेफरल देखा जाए? कोई भी बिजनेस में ये देखा जाता है कि जब कोई किसी को जाके बताता है, जैसे आपकी चाय जब मुझे पहली बार बताई गई थी कि आपकी चाय बहुत अच्छी है, और जिसने बताई थी वो एक बड़ा अच्छा फ्रेंड था, तो मेरा ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। सो ये दोनों अलग इंडस्ट्रीज हैं, दोनों की कॉमन सिमिलैरिटी है कि वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर कहा जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वहाँ काम करता है जहाँ पे किसी के रेफरेंस की जरूरत है, प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन की है, डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है, जहाँ पे ई कॉमर्स का चैलेंज है। ई कॉमर्स की जो स्ट्रेंथ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, डिस्काउंटिंग मॉडल है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग यूज कर सकता है। तो ई कॉमर्स के ग्रो करने से एक्चुअली एक बेनिफिट जो हुआ वो ये हुआ कि गांव में लोगों को ये समझ में आने लगा कि बिना देखे भी माल आ सकता है, ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है। तो एक जो ट्रस्ट फैक्टर था वो बिल्डअप होना शुरू हुआ। अब आज की डेट में मेरा ये मानना है कि दोनों की स्ट्रेंथ मिला के डायरेक्ट सेलिंग को फायदा ही हुआ है। असल में अवेयरनेस आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो गया, और जो इंडस्ट्री को ग्रोथ चाहिए थी वो भी मिल गई। आपने बहुत अच्छी बात कही। और जैसे कि ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग है, आई थिंक कहीं ना कहीं रेफरल, ये ट्रस्ट जो है आज भी लोगों को, आज हम ऑनलाइन भी कुछ शॉपिंग करते हैं, हम रिव्यूज पढ़ते हैं, तो वो एक तरह का रेफरल ही है। वो अननोन लोगों से रेफरल है, यहाँ नोन लोगों से रेफरल है। अब जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है, दो शब्द यहाँ पे हमेशा बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो ये कैसे आप लोगों पे बिल्ड करते हैं? क्योंकि लोगों को एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति इतना जो न्यूज़ सुनते हैं, तो कॉन्फिडेंस एंड कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। तो आप कैसे कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में परिवर्तन करेंगे, ये बताइए। अच्छा, पहले इसमें ना थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा ये समझने के लिए कि इसमें लॉ कब बना। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री जब तक रेगुलेट नहीं होती ना, उसमें अच्छे प्लेयर और बुरे प्लेयर दोनों होते हैं। यहाँ पे लॉ बना 2016 में जब सरकार ने गाइडलाइंस दी, और 2021 में जब इसके एक्चुअल में रूल्स आए। यानी देखा जाए तो सिर्फ 4-5-6 साल का ही टाइम रहा। अब उससे पहले क्या था कि जो लोग जैसा करना चाहते थे वो कर रहे थे। अब कुछ ठीक लोग थे जो ठीक काम कर रहे थे, कुछ गलत लोग थे जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते हैं, जो हर इंडस्ट्री में होते हैं। आप रियल एस्टेट में देखते हैं, आप फॉरेक्स में देखते हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज में देखते हैं, आपके ई कॉमर्स में कितने प्लेयर्स हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस डेंट हुआ जब उन्हें लगा कि यार एक कंपनी अच्छी है और एक कंपनी गलत है, लेकिन फर्क नहीं पता चल रहा था। यहाँ पे जब सरकार ने पॉलिसी बनाई, उन्होंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, उसके बाद लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि हाँ, ABC कंपनी ये ठीक है, XYZ खराब है। रहा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मेजर्स, तो वो अभी इस इंडस्ट्री को वर्क करना है। हम सभी मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री की परसेप्शन को इम्प्रूव किया जा सके, जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों तक दिखाई जा सके।
कहा जाता है नेगेटिविटी 33% ज़्यादा ट्रैवल फास्ट करती है, तो पॉजिटिव हम बताते नहीं हैं। तो अब हमें कोशिश करना है कि पॉजिटिव चीज़ें लोगों को बता सकें, जिन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, और गवर्नमेंट की हेल्प से ये बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। आई थिंक तभी हम कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस और इंडस्ट्री का जो विश्वास है लोगों तक लेके जा पाएंगे। बहुत सही। और इंडस्ट्री 25 साल से भी पुरानी है और लॉज अभी 6 साल पहले बने हैं। सो आने वाले जितने भी लोग आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आप अपनी कोई पहचान बनाएं और आप इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आप लॉज को समझ पाएं। जब राहुल जी ने शुरुआत की थी तब लॉ थे ही नहीं। तो राहुल जी, आप कॉन्क्लेव्स करवाते हैं, फिडसी जो बॉडी है वो उसके आप फाउंडर हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, आपने आइडियली हर तरह से डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को पकड़ा हुआ है, तो इन सब के जरिए आप क्या करना चाह रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, मुझे किसी ने कहा था कि जब आपको किसी का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो आपको 360 डिग्री काम करना पड़ता है। अब हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि क्या डायरेक्ट सेलिंग को करियर की तरह लिया जा सकता है। तब आप क्या बिल्डअप करेंगे? एजुकेशन मटेरियल, एजुकेशन कोर्सेज, आप यूनिवर्सिटी से टाइप करेंगे, आप उसमें पीएचडी लेकर आएंगे। किसी ने कहा कि इसके प्रोडक्ट के जो लाइसेंसेस हैं उसके बारे में जानकारी कैसे दी जाएगी, जितना प्रोडक्ट एक्यूरेट होंगे उतनी ज़्यादा जानकारी जाएगी। उसके लिए फिर कॉन्क्लेव होना शुरू हुआ, जहाँ पे FSSAI, लीगल मेट्रोलॉजी, पैकेजिंग लॉज के ऊपर लोगों को ट्रेन किया गया। एसोसिएशन का काम था एक प्लेटफॉर्म बनने का, सरकार जो नीतियाँ लेकर आती हैं लोगों तक कैसे पहुँचाना है। तो एक प्लेटफॉर्म, एक लाउडस्पीकर की तरह एसोसिएशन काम करती है कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच में। सो आइडिया ये था कि कम से कम टाइम में, कि हमने तो 25 साल वेट किया लॉ बनने का, अब आने वाली जनरेशन को ना वेट करना पड़े, तो किसी भी तरीके से इसकी इंडस्ट्री की परसेप्शन इंप्रूव की जा सके वो करना चाहिए। इसलिए वो एसोसिएशन भी आई, वो डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग अकेडमी भी बनी, एजुकेशन मटेरियल भी बना, यूनिवर्सिटी से टाई अप भी करना पड़ा। तो ये मिला जुला के सब लोगों की मेहनत है कि आज हम एक लेवल तक पहुंच सके। राहुल जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप सबको इसका शेयर दे रहे हैं, बट मैं यही जो पूछना चाहूँगी अब यहाँ, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी ये जो DSTA अकेडमी है, अगर कोई इसमें जुड़ना चाहे, सो दैट दे कैन लर्न हाउ टू बिल्ड अप अ करियर इन दिस इंडस्ट्री, वेयर डू दे गो एंड लर्न अबाउट दिस अकेडमी? ओके, यहाँ पे हमने ई-कॉमर्स वालों से बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम क्रिएट किया जा सकता है, किस तरह से एक फनल क्रिएट किया जा सकता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू गो टू द वेबसाइट, DSTA एंड FSSAI की वेबसाइट है, यू कैन गो देयर, एनरोल योरसेल्फ, आप हमसे कोर्सेज पिक कर सकते हैं, आप कोर्सेज चूज कर सकते हैं। आप स्टार्टर हैं तो आप चाहेंगे कि मैं ये देखना चाहूँगा कि बिजनेस का फ्यूचर क्या है। दूसरा हो सकता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री देखना चाहते हैं, पोटेंशियल देखना चाहते हैं। फिर हो सकता है मैं टीम बिल्ड करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं लीडरशिप स्किल डेवलप करना चाहता हूँ, या मैं कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहता हूँ। मुझे लोगों से बात करना है और 50 से करना है, 500 से करना है, 5000 से करना है। तो ये सभी तरीके के जो कोर्सेज हैं, इन सभी तरीके का आप खुद चूज कर सकते हैं, आपके अपनी पेस पे चूज कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, आप जब भी सिलेक्ट करके अपना कोर्स करके इस इंडस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, और आपकी है मेहनत, आपकी नॉलेज और आपका सक्सेस विद सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट आपको आपके मंजिल तक लेके जरूर जाएगा। राहुल जी, आपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे एक सवाल है जो मेरा पर्सनली, हमारी जितनी भी महिलाएं इसको देख रही है उनके तरफ से है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारी महिलाएं हैं, फिर भी अगर हम उनका देखा जाए तो क्वांटिटी ऑफ महिलाएं इस इंडस्ट्री में बहुत कम, अगर लीडरशिप पोजीशन में हम देखें, इसकी क्या कोई खास वजह है? देखिए, ये क्वेश्चन वहाँ से आता है जब हम इसको यूरोप या US की मार्केट से कंपेयर करते हैं। अब वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 60-70% फीमेल्स हैं। इसलिए जब आप उनका कोई इवेंट देखते हैं, जब आप उनका अवार्ड प्रोग्राम देखते हैं, अचीवर्स की लिस्ट देखते हैं, तो आपको बहुत सारी फीमेल्स नजर आती हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग आज भी 70-80% पार्ट टाइमर्स के लिए है। अब जो हमारे यहाँ की फीमेल्स हैं वो इसको सप्लीमेंट की तरह यूज़ करती हैं कि चलो घर खर्चे में से कुछ खर्चा मैंने यहाँ से कर लिया, बट जनरली वो फुल टाइम नहीं कर पाती। और यहाँ पे जो मेल डोमिनेटेड है हमारी सोसाइटी है, बट यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग ने उनको एक प्रोविजन दे दिया कि वो उसको फुल टाइम भी कर सकें। जनरली जो पार्ट टाइम बिजनेस मॉडल था यहाँ पे फुल टाइम बन गया। अब फुल टाइम करने की वजह से इसलिए हमारे पे ज़्यादा मेल नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि विमेन नहीं है, आज भी करीबन 50% जो हमारी स्ट्रेंथ होगी वो विमेन की होगी। बट हाँ, लीडरशिप पोजीशन पे जाते जाते या बहुत टॉप पोजीशन पे जाते जाते थोड़ा सा डिफरेंस है। इस पे काम करने की ज़रूरत है हम सबको, और आई एम श्योर अगले 3-4-5 सालों में ये डिफरेंस कम ही होगा, क्योंकि विमेन को अब ये अपॉर्चुनिटी समझ में आने लग गई है
कि मैं जॉब के साथ डायरेक्ट सेलिंग करूं और मैं क्या फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करूं तो भी मेरा खर्च चल सकता है। तो इस बैलेंस को मेंटेन करते हुए नेक्स्ट 3-4 years आई थिंक आप बहुत सारे women को बहुत टॉप पोजीशंस पे देखेंगी। To all the women who are watching this, I request you all to please go to their website, go study, educate yourself, become a leader, and then please come and connect with people like Rahul ji who are always willing to support you, and I'm sure he'll be there to guide us all. तो राहुल जी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तो बहुत सारी बातें हो गई, थोड़ा सा अब आपकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। इतने सारे अलग अलग किताब जो आपने हासिल किया और इतने सारे वेंचर्स जो आप एक साथ चला रहे हैं, हाउ डू यू क्रिएट अ बैलेंस? आपका एक आइडियल डे क्या होता है, हमें ये बताइए। Okay. So generally it all starts from the home itself. So मेरे और मेरे घर वालों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, सुबह का काम मेरा है और रात का उनका है। So 6 बजे दिन शुरू हो जाता है, our cook comes at 6 o'clock. So generally office also starts. तो 6 से करीबन 9-10 बजे तक ऑफिस का काम चलता है। उसके बाद पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। फादर के साथ वो थोड़ी सी एज हो गई उनकी तो उनके पास जाते हैं। एंड जनरली अबाउट रीच ऑफिस एट अबाउट 12 o'clock. तो 12 से 4 इज़ ओनली ऑफिस आवर्स, उसमें जो काम है वो करते हैं। 4 to 7 इज़ एवरीथिंग जो इंडस्ट्री को चाहिए। दिस इज़ समथिंग जो 3 घंटे हमारे वो हैं जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं, वेदर इट्स एन एसोसिएशन वर्क, वेदर से NGO ट्रेनिंग, कोई मॉड्यूल्स बनाने हैं, बाहर लोगों से क्या सीखना है, मलेशिया की मार्केट, इंडोनेशिया की मार्केट जो क्लोजेस्ट हैं बहुत अच्छी हैं, नेपाल के लॉज हैं बहुत अच्छे आ गए हैं आज के डेट में। सो हाउ डज बांग्लादेश वर्क, उनसे हम क्या चीज़ ले सकें। तो ये 4 to 7 इस काइंड ऑफ रिसर्च का टाइम है। 7 to 8:30 इज अबाउट ऑफिस का फीडबैक टाइम है। सो एनीबडी इन द स्टाफ, एनीबडी इन द टीम, एनीबडी इन द पार्टनर्स, वी कैन ऑल टॉक एंड चिट चैट। 8:30 to 10:30 इज अगेन फैमिली टाइम। बेटा बड़ा हो गया है तो ही एक्सपेक्ट्स लॉट ऑफ टाइम नाउ। I go to sleep by 10:30-10. That's maximum I can wake, and that's about it. I mean, that's the general thing that I do. इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, that's about it. बट हमें उसमें से जो राज की बात पता चली वो ये है, रिसर्च। यस, राहुल जी आज भी रिसर्च करते हैं, जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में दूसरे देश क्या कर रहे हैं। तो आप सब एंटरप्रेन्योर्स जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी इंडस्ट्री में कितने भी आगे क्यों ना पहुंच जाएं, सीखना बंद मत करिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो राहुल जी, अब कुछ चीज़ें आपके बारे में जानते हैं। आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, विच वी नो यू आर, सो टॉप 3 बुक्स यू सजेस्ट। Oh, now this is a very complicated thing now, Payal, क्योंकि ना books keeps on changing as per the taste. एक टाइम था जब शिव खेड़ा साहब बहुत पसंद थे, फिर एक टाइम था जेफरी आर्चर बहुत पसंद थे, फिर LK अडवाणी साहब इज समथिंग आई यूज्ड टू रीड, और देन सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी एंड देन माइकल होल्डिंग की ऑटोबायोग्राफी. सो इट्स काइंड ऑफ मिक्स एंड मैच दैट आई रीड एवरीथिंग. सो जनरली आई हैव 2 books साइमल्टेनियसली, एक फिक्शन एक फैक्ट दैट आई रीड. क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में वी हैव टू राइट आर्टिकल्स, और हमारे डायरेक्ट सेलिंग की जो ट्रेनिंग कम्युनिटी है वो बुक्स लिखती है. सो उनकी जो सोच के तरीके हैं उनको पढ़ने का मन करता है. सो देयर आर राइटर्स अलॉन्ग विद दैट. सो ऑब्वियसली देन टोनी रॉबिन्स is also one of my favorite. If I have to pick something which I've liked, I think I like autobiographies. That's the secret of success. So people who are successful, they have always followed a path of successful people. So please go pick up your ideal and go read their biographies and autobiographies. उससे आपको आपकी ज़िंदगी के मुकाम तक पहुंचने के रास्ते ज़रूर मिलेंगे. तो राहुल जी, आज से 3 साल बाद, आज के डेट में पहले कहा जाता था 10 साल में दुनिया बदलती है, बट अब वो समय छोटा हो गया है, दुनिया हर 3 साल में बदलने लग गई है. तो आज से 3 साल बाद आप इस इंडस्ट्री को और अपने आप को कहाँ देखते हैं? 3 साल बाद इंडस्ट्री I wish, I mean now we should be close to about 30,000 crores के आसपास का टर्नओवर हो. That I'm looking at right now. 3 साल में इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना है, एंड देयर इज अ ग्रोथ रेट विच इज हैपनिंग राइट नाउ विच इज ऑलमोस्ट 7-8% की. सो वी बिलीव दैट दिस विद द डायरेक्ट सेलिंग लॉस एंड द इम्पेटस हैपनिंग, वी शुड बी अबाउट 30-35,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस होना चाहिए. सारी स्टेट में लॉस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए. क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में, और ऐसे लोग होने चाहिए जो कहें कि सर मैंने अपने बच्चे को डायरेक्ट सेलिंग कराना है, कहाँ से कराऊँ, आप उसके बारे में बताइए. अभी हम इंजीनियरिंग के लिए रिसर्च करते हैं, अभी हम डॉक्टर के लिए करते हैं, फैशन स्टाइलिस्ट के लिए रिसर्च करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं करते.
तो मुझे लगता है 3 साल बाद ऐसा होना चाहिए कि एक एजुकेशनल फेयर्स होने चाहिए जिसमें कहेंगे एक लाइन ऑफ बिजनेस, एक लाइन ऑफ एजुकेशन, डायरेक्ट सेलिंग है। सो प्रोफेशनली मैं ये देखता हूँ। पर्सनली मैं अपने आप को काम करते हुए देखता हूँ। तो मैं यही देखता हूँ कि आज अगर मैं 16-17 घंटे काम करता हूँ तो मैं यही करता रहूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई नीयत नहीं है इसको रेस्ट करने का, इसको पार्ट टाइम करने का, हॉलीडे करने का, ट्रैवल करने का। मुझे लगता है कि मैं अगले 20, 25, 30 साल, 40 साल तक इसी तरह काम करूं और इस इंडस्ट्री में करूं। क्या बात है। सो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आया, मैं इसको यहाँ रोकना चाह रही थी बट इस सवाल को हम नहीं छोड़ेंगे। राहुल जी, ये जो आज की यंग जनरेशन है, इन्हें लगता है कुछ साल काम करके या ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया पे कुछ करके दे वांट टू गेट रिच वेरी क्विक। सो ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसको भी बहुत लोग कभी कभी क्विक मनी स्कीम भी समझ लेते हैं। तो वो सब लोग जो इसको देख रहे हैं उनके लिए मैं चाहूँगी आप एक कोई स्पेशल मैसेज दें ताकि वो भटके नहीं अपने मार्ग से। देखिए, आज से 3-4 साल पहले तो लोग डायरेक्ट सेलिंग को ये कहते थे कि ये बड़ी गेट रिच क्विक स्कीम है, बट आजकल तो वो लोग भी कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग फिर भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। आजकल तो आप इंस्टाग्राम चले जाएं, टिकटॉक पे चले जाएं और इन्फ्लुएंसर बन जाएं और फूड ब्लॉगर बन जाएं तो आजकल ज़्यादा कमाई हो जाती है उससे। वो भी एक मेहनत का काम है और वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, मैं ही कहूँगा। देखिए, वो पुरानी कहावत है, मरे बिना स्वर्ग नहीं है, और सच्ची बात है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। अब आपको मेहनत करनी है और आपको स्मार्ट मेहनत करनी है। आपको अपना स्किल सेट एनालाइज करना है और आपको एवरीडे ग्रो करना है। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन पास किया कि 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए वो गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है ताकि वो अपने बच्चों के साथ बात कर सकें। तो आप समझिए कि जो टाइम है वो गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर रही है, लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक टाइम के बाद आप नहीं बात कर सकते अपने बच्चों से। सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड गेट रिच क्विक स्कीम। तो आज की यंग जनरेशन को क्या लगेगा कि बिना मेहनत के इन तीनों चीज़ों का समावेश किया जा सकता है। मेरा मानना यह है कि बिना मेहनत से कुछ नहीं है। आपको लॉजिकल मेहनत करनी चाहिए, स्मार्ट मेहनत करना चाहिए और एक लाइन को एक टाइम तक मेहनत जरूर करनी चाहिए। अगर आप हर जगह मेहनत करते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे तो हो सकता है कि जहां से पानी निकलना था वहां से नहीं निकले। सो मेरा आपको से 2 सजेशन है। जब आप अपना करियर चुने तो ये चुने कि वो करियर आपको एक टाइम के बाद क्या ग्रोथ देगा और क्या स्टेबिलिटी देगा। दूसरा, उस करियर को चूज करने के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिसको हम 3G कहते हैं। गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की उस पर पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ग्रोथ होनी चाहिए। तीसरा, गाइडेंस। आप जो काम करने जा रहे हैं उसको सिखाएगा कौन, कि आपने खुद करना है, ये सिखाएगा। जिस चीज़ में आपको ये 3 चीज़ें नजर आए ना, आपको जरूर लगना चाहिए। थैंक यू सो मच राहुल जी। ये जो 3G आपने बताया है, गवर्नमेंट, गाइडेंस एंड ग्रोथ। यस, amazing. So to everybody watching this episode is going to be one of my favorite episodes. This is filled with so many words of wisdom and there are small nuggets that if you follow in your life, there's nothing that can stop you or take you away from the path of success. So देखते रहिए ऐसे ही कृषि जागरण प्रेजेंट्स चाय विद पायल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड राहुल जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें बताई। राहुल जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। एंड इस एपिसोड को एक बार देखने से नहीं होगा, मैं इसको बार बार देखने वाली हूँ। थोड़ा सा धन्यवाद हम भी राहुल जी का करना चाहेंगे विद अ स्मॉल टोकन फ्रॉम आवर साइड। तो राहुल जी, ये हमारे कृषि जागरण की तरफ से ये MFOI जो है मिलियनेयर फार्मर ऑफ इंडिया का हम एक इवेंट करते हैं एवरी ईयर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। और जैसे कि हमारे यहाँ चाय पे चर्चा तो होती है और एक छोटा सा टी हैम्पर फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कृषि जागरण प्रेजेंट्स चाय विद पायल।